शेख अलीमुद्दीन असादी साहब जो कि हमारे पैनल में सबसे वरिष्ठ हैं, उनसे इस डिबेट की शुरुआत करता हूं और मैं आपसे पूछना चाहता हूं शेख अलीमुद्दीन असादी साहब कि ये जो संशोधन बिल लाया गया है, ये किसी तरह की राजनीति है, किसी तरह की साजिश है या इनमें से कुछ नहीं? देखिए, सबसे पहले मुस्कान साहब, ये जो बिल लाया जा रहा है ये हकीकत में हमारे हकूक छीनने के लिए, हमारी अरबों रुपए की जो प्रॉपर्टी है जिस पे हुकूमत भी काबिज है और लोग भी काबिज हैं, और खास करके जो हमारा देखिए, मैं आप ही के मुताबिक आपको करेक्ट कर दूं, वो प्रॉपर्टी आपकी नहीं, वो तो अल्लाह की है प्रॉपर्टी है। नहीं, आप तो चौकीदार हैं उसके। सुनिए, अल्लाह से मुराद वक्फ बोर्ड आ जाती है। जब कोई वक्फुल्लाह करता है, दो चीजें होती है, मैं समझा दूं मुस्कान साहब। एक होता है वक्फुल्लाह, एक होता है वक्फुल औलाद। तो ये दोनों मिला के वक्फ बोर्ड बना है। वक्फ बोर्ड जब बन गया तो इसका इख्तियार जो है सुन्नी मजलिस औकाफ को मिला था सबसे पहले, और उसके बाद जब हमारी हुकूमत आई 1947 में, 1954 में वक्फ एक्ट आया, तो उसमें हमारे इख्तियारात सल्ब नहीं किए गए, बल्कि हमको इख्तियारात मिले। और वो इसलिए मिले जो हमारी प्रॉपर्टी 1947 में डिवाइड हो गई थी, जो हिंदुस्तान में बची, उसकी हिफाजत करना हमारे वक्फ बोर्डों का काम था, और वो अब भी करते हैं, आज तक करते हैं। वक्फ काउंसिल बनी ग्रांट देने के लिए। जो वक्फ बोर्ड कमजोर है उसको वो ग्रांट देता है और उनकी हिफाजत करता है। सेंट्रल वक्फ काउंसिल जिसको हम कहते हैं, वक्फ बोर्ड हमारे इम्लाक की हिफाजत करता है। अब हुकूमत डायरेक्ट नहीं, अनडायरेक्ट तौर पर उसके अंदर हमला कर रही है और उसमें मुदाखलत कर रही है, इसलिए कि हमारी अरबों की जो जगह है उसमें खुर्द हो, और जिसके पास हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, उन डॉक्यूमेंट्स में एक अलग से कलेक्टर को बना के इख्तियार दिया जा रहा है, जो हमारी प्रॉपर्टी पे डाका डालेंगे और वो हक तलफी करेंगे। इसलिए हम इस अमेंडमेंट बिल का मुखालफत करते हैं। रहा सवाल ये, अमेंडमेंट हर दौर में होते हैं, लेकिन वो मुसलमानों के उलमा से, वक्फ ट्रस्टियों से पूछ कर उस पर अमेंडमेंट होता है। लेकिन ये पहली दफ़ा है हिंदुस्तान की तारीख में 77 साल में कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जो पार्लियामेंट में आज पेश किया गया है 1 बजे, उसके अंदर किसी से राय नहीं मांगी गई, ना किसी से मशवरा किया। खैर, अब तो उसका प्रावधान कर दिया गया। नहीं, अलीमुद्दीन असादी साहब, अब तो प्रावधान कर दिया गया ना, अब तो कर दिया गया जेपीसी की। नहीं, अभी तो बहुत है। अभी राज्यसभा और सभी सांसदों को भेजा गया था, विपक्षी सांसदों को भी भेजा गया था। आज सभापति ने कहा कि मेल चेक कीजिए आप। नहीं, देखिए, मेल तो ये है कि ये सत्ता पक्ष कुछ भी करे, स्पीकर भी इनका है। पहले अननोन स्पीकर हुआ करते थे, वो किसी की पक्ष और विपक्ष की बात नहीं करते थे, वो संविधान की बात करते थे। लेकिन आज हर चीज में हमारे साथ जुल्म हो रहा है। अब हमारा जो औकाफ बचा है उसको भी तबाह करना चाहते हैं। ठीक है, मैं और उसको भी खत्म करना चाहते हैं। मैं मोहसिन रजा साहब को मुसलमानों में जो बेचैनी है, 1 मिनट में बात करता हूँ, हमें जो बेचैनी है, और ये जो दफा 44 और 40 को अमेंडमेंट के साथ लाया जा रहा है, इससे हमें नुकसान है। इसलिए नुकसान है, हमारी प्रॉपर्टी जो पहले से नोटिफाई है उसको दोबारा नोटिफाई करानी पड़ेगी हमारे कलेक्ट्रेट को जाके। ये कौन सा इंसाफ है, कौन सा न्याय है, हमें कौन सा फायदा हो रहा है? और हमारे गरीब लोगों को बताए कि किरण रिजिजू जी जो वो पार्लियामेंट अफेयर के मिनिस्टर है, उनको क्या फायदा होगा? उनके प्रतिनिधि यहाँ बैठे मोहसिन रजा साहब, आपके भाई मोहसिन रजा साहब यहाँ बैठे हैं, मैं उनसे आपके तमाम सवालों का जवाब ले लेता हूँ। मोहसिन रजा साहब, शेख अलीमुद्दीन असादी साहब ने बहुत सारे सवाल उठाए हैं इस तकलीफ और दर्द के साथ कि उनका हकूक मारा जा रहा है और उनके साथ नाइंसाफी की जा रही है। जवाब दीजिए। देखिए, अफसोस की बात अनुराग यहाँ पर यह है, वो हमारे बड़े भाई हैं, हमसे वरिष्ठ हैं, लेकिन मसला ये है कि हम हुकूक, किसके हुकूक की बात कर रहे हैं? ये वक्फ किसके लिए चैरिटी किए गए थे? दबे कुचले गरीब पिछड़े मुसलमानों के लिए। वो तो बेचारे आज भी बेघर पड़े हुए हैं, उनको घर तो आदानी मोदी सरकार दे रही है, या उससे पहले की सरकारों ने भी कहा कि हमने दिया लेकिन किया नहीं। और आज जो अमेंडमेंट की बात वो कर रहे हैं कि लाया जा रहा है, ये पूरी तरीके से रायशुमारी के बाद हमारी सरकार, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व की सरकार जब आई, हमने 10 साल तक लगातार जितना पार्लियामेंट में काम किया है, इतना कभी 60 वर्षों में पार्लियामेंट में काम नहीं हुआ होगा गरीबों के लिए, ना आम जनता के लिए। हमने सारी रायशुमारी के बाद लोगों से, मोहसिन साहब माफ कीजिएगा, मोहसिन साहब, शिकायतें आपने मौलाना आजाद स्कॉलरशिप बंद कर दी, ये जुल्म करा आपने हमारे साथ। और मेन चीज क्या है कि कांग्रेस की आजाद स्कॉलरशिप बंद नहीं करी। आप बताइए, वक्फ काउंसिल का बजट कांग्रेस 13 में। अरे 1 मिनट सुनिए, तो आप तो इस्लामिक स्कॉलर है, या इस्लामिक की बात, इस्लाम कह रहा है कोई भूखा ना मरे, आप लोग भूखा मरवाए दे रहे हैं वक्फ बोर्ड के चक्कर में सबको। यही इस्लाम कहता है,
एक गरीब आदमी मिल रही है, वजीफे मिल रहा है, आइम्मा को मिल रहा है, दरगाहों के खानगाहों को मिल रहा है, वो दिखा दें अनुराग के सामने, वो दराज के तलाबों को मिल रहा है। वक्फ बोर्डों ने, वक्फ बोर्ड को ऐसी शक्तियां दी गई कि वक्फ की संपत्तियां 4 लाख से 8 लाख हो गई, 9 लाख करोड़ हेक्टेयर जमीन हो गई हमारे पास, एकड़ 9 लाख हेक्टेयर से ज्यादा, एकड़ से ज्यादा जमीनें देश में हो गई, सेना और रेलवे से ज्यादा। तो आप बनाना क्या चाहते थे? पाकिस्तान तो एक बना दिया था कांग्रेस ने। नहीं, पाकिस्तान की मोहसिन साहब की बात नहीं करो, इस वक्त औकाफ की बात हो रही है। पाकिस्तान बनाने का इरादा था। माफ कीजिएगा, आप औकाफ पर रहिएगा। हमारे दबे कुचले मुसलमान, मैंने पहले अर्ज कर दिया, हमारे हिंदू भाइयों की संपत्तियों को वक्फ बोर्ड में क्यों दर्ज कर दिया? नहीं, एक बता दीजिए मोहसिन भाई, पढ़ने से उतर गए हुआ है, आप, पढ़ने से मत उतरिए, आप मौजू पर आइए। कोई एक साबित कर दीजिए कि किसी मुसलमान ने हिंदू भाई की वक्फ को शामिल किया है, बल्कि हमारी जगहों पर कितना हुकूमत ने कब्जा किया है, अभी हाल ही में किया है। बैठेंगे जिन्होंने वक्फ की संपत्तियां दबा ली हैं मुसलमानों की, जो ताकतवर मुसलमान हैं उन्होंने दबा ली है, गरीबों को नहीं दे रहे हैं। वक्फ बोर्डों ने गलत कंट्रोल एक्ट आया है, कंट्रोल एक्ट आया है, चलिए हमने डंडा दे दिया उनके, इसलिए घबरा रहे हैं आप। अच्छा, भाषा का संयम बनाए रखिए। असादी साहब आप बहुत वरिष्ठ हैं, हाँ ये ठीक है, नकेल कस दिए, ठीक है। मोहसिन रजा साहब, हमने नकेल कस दिए जो पिछली हुकूमत ने इख्तियारियात दिए थे रेड कंट्रोल एक्ट के, हमने जब उन पर नकेल कसी तो आपको तकलीफ हो रही है। ठीक है, हम उनसे किराया मांग रहे हैं। ठीक है, और भी मेहमान हैं और मेरे संवाददाता भी मेरे साथ हैं। मोहसिन रजा साहब मैं लौटता हूँ जामा, ठीक है, जामा मस्जिद चलेंगे। जामा मस्जिद से राहुल मिश्रा हमारे साथ हैं। राहुल, क्या रिएक्शन है जामा मस्जिद से हमारे मुस्लिम भाइयों का इस अमेंडमेंट बिल पर? जरूर, मैं उनसे ही पूछता हूं मैं कि आखिर में ये लोग इस बिल को लेकर के क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं आप इस बिल को? आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम रहमान है। आप बिल को कैसे देखते हैं? आप तो सरकार देगी। देखिए, हम इस बिल को ये देखते हैं कि क्या ज़रूरत पड़ी इस बिल में संशोधन करने की। जो आदमी भी अपनी चीज़ को वक्फ करता है तो सोच समझ के ही तो करता है। हिंदुस्तान में रेल के बाद अगर किसी के पास जगह है तो वो वक्फ बोर्ड की है, और ये गवर्नमेंट के हित में नहीं हो रहा, ये सिर्फ 2 लोगों के हित में हो रहा है, अंडानी और अंबानी के लिए। सारी ज़मीनें दी जाएंगी और उनको दे दी जाएगी। अगर गवर्नमेंट के हित में, तो क्या पक्का बात है कि कल को ये अपने कंट्रोल में लेके बेचेंगे नहीं। आज भी तो बिकेंगे, कल को भी बेचेंगे। मैं तो इस बिल के खिलाफ हूँ। आप इस बिल को कैसे देखते हैं? हम इस बिल को इसी नज़र से देखते हैं कि ये गलत हो रहा है जो भी, कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है वो वक्फ बोर्ड के अंडर में ही रहे, सरकार उसे अपने अंडर में ना ले, बस ये चाहते हैं हम। ठीक है राहुल, लौटेंगे आपके पास। इनका कहना है कि सरकार डर बना रही, ठीक नहीं हो रहा। जी न्यूज़।